चाहती हूँ कि अटैचमेंट इश्यूज क्या होते हैं और ये किस तरह से पैदा होते हैं। कि डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग इमोशनल बॉन्ड्स इन रिलेशनशिप्स ना चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लेटर ऑन आपकी लाइफ पे बहुत गहरा असर डाल रहे होते हैं। हमारे यहाँ बस ये है कि मैं ऐसी हूँ तो फलां ऐसा क्यों नहीं है। स्पेशली मैं जनजी के बारे में बात करूंगी, वो तो टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं। ये शख्स मेरी पूरी दुनिया है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। इमोशन ऑफ लव है, ये एक हेल्दी इमोशन है। जो लव की फाउंडेशन है उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसमें केयर है, ट्रस्ट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। एक जुमले में मैं बताऊं ना तो मोहब्बत में आप अपने आप को एक मुकम्मल इंसान के तौर पर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में शामिल करते हैं। औरतें कुर्ती रहती हैं, वो अपने दिल के अंदर बातें रखती हैं, अपने शौहरों से वो बात नहीं कर पाती। उनको ये बात सिखाई गई है कि ये शौहर है तुम्हारा तो ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुम्हारा देवता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपेरेंटली भी शायद आपको जैसी नज़र आ रही हैं वैसी नहीं होंगी, इसीलिए तो सोचने का अंदाज़ हर किसी का मुख्तलिफ होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो उस ब्रेक डाउन के बाद क्या वो दोबारा से रीबिल्ड हो सकता है उस लेवल का जिस लेवल का पहले था। अगर आप अपने बिहेवियर में इनकंसिस्टेंट हो, आप बार बार वही गलती रिपीट किए जा रहे हो, तो फिर सामने वाले का ट्रस्ट आप रिबिल्ड नहीं कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट नाजिश किरण और आप देख रहे हैं पयाम सहर। आज हम बात करेंगे ऐसे मौजू पर जिस पर अमूमन खामोशी इख्तियार कर दी जाती है। एक ऐसा अहम टॉपिक जो बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे ऐसे रवैयों की, ऐसे खौफ की, ऐसे दर्द की, ऐसे ज़ख्म की जो हमारी ज़िंदगियों पर आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आज इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल सर्टिफाइड बिहेवियरल थेरेपिस्ट एंड एनालिस्ट, EMBR प्रैक्टिशनर, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, साइकोथेरेपी डिपार्टमेंट को रन कर रही है। हमारे साथ मौजूद है कंवल रज़ा। कंवल रज़ा से आज हम जानेंगे कि किस तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, किस तरह से कम्युनिकेशन गैप और किस तरह से ट्रस्ट इश्यूज हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल रज़ा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं नाज़िश? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपनी इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला। और आज जैसा कि आप जानती हैं कि हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमारी लाइफ़ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी का शिकार होते हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। अच्छा कंवल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अटैचमेंट इश्यूज़ क्या होते हैं और ये किस तरह से पैदा होते हैं? आप क्या समझती हैं कि बचपन से ही लोग जो है वो अटैचमेंट इश्यूज़ का शिकार होते हैं, ये वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें डेवलप होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आज बुलाया ताकि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें। अच्छा देखिए, अटैचमेंट इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अटैचमेंट इश्यूज़ होते क्या है ना। जी, बिल्कुल। बेसिकली अटैचमेंट इश्यूज़ की को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये है कि डिफ़िकल्टी इन फ़ॉर्मिंग इमोशनल बॉन्ड्स इन रिलेशनशिप्स ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। देखिए, 2 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, अवॉइडेंट और एंग्शियस। अब इन दोनों तरह के जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, इनकी अगर हम फाउंडेशन देखें, जो रूट्स हमें मिलेंगी, वो हमें अर्ली चाइल्डहुड में मिल रही होती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, देखिए साइकोलॉजी में जो हमारे डेवलपमेंटल फेजेज़ हैं, उनको बहुत अहमियत है। और हर डेवलपमेंट का जो भी फेज़ है, हर फेज़ की अपनी एक अहमियत है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल फेज़ है, वो आपका चाइल्डहुड है ना। और चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लेटर ऑन आपकी लाइफ पे बहुत गहरा असर डाल रहे होते हैं। हुँ। तो इसी तरह अगर हम अटैचमेंट इश्यूज़ की अगर बात कर रहे हैं तो इनके भी रूट्स हमें चाइल्डहुड में मिल रही हैं।
और चाइल्डहुड में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो केयर गिवर का होता है। तो अगर आपको चाइल्डहुड में अगर आपको निग्लेक्ट या इनकंसिस्टेंट और अब्यूसिव केयर गिविंग का शिकार आप लोग रहे हो, तो उसकी वजह से पर्सनैलिटी पे जो है बहुत नेगेटिव जो है वो इफेक्ट्स पड़ते हैं। इसकी वजह से अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे जो बचपन में जिनको इस तरह की केयर गिविंग मिलती है, तो अडल्टहुड में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनमें मिसट्रस्ट है, फिर आपका अब आप देख सकेंगे ऐसे बच्चों को रिलेशनशिप डेवलपमेंट में जो है प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जो जैसे मैंने अटैचमेंट स्टाइल्स की बात की कि दो तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होंगे, वो जो अडॉप्ट करता है कोई भी इंडिविजुअल वो बेसिकली अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही अडॉप्ट कर रहा होता है। अवॉइडेंट है या एंशियस है, अगर अवॉइडेंट होगा तो वो अपने रिलेशनशिप्स को लेके हमेशा जो है वो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो साइड पे हो जाएगा, वो बात नहीं करना चाहेगा उस पे। बिल्कुल। जबकि एंशियस अगर है तो क्या होगा कि वो हमेशा बात करने के लिए तैयार होगा और वो बहुत ज्यादा उस चीज पे, मतलब अगर उसका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको एज सून एज पॉसिबल उस पर बात करना चाहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब दो इस तरह के लोग मिल जाते हैं तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि एक पार्टनर अगर अवॉइडेंट अटैचमेंट इश्यूज के साथ है और एक अगर एंशियस अटैचमेंट इश्यूज के साथ है, तो वहां पर रिलेशनशिप्स जो है बहुत खराब। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हाईलाइट किया। यूजुअली हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ बस ये है कि मैं ऐसी हूँ तो फलां ऐसा क्यों नहीं है, और मतलब हम हर चीज़ मुकाबले पे कर रहे हैं आजकल ना। जी। आजकल तो स्पेशली मैं जनजी के बारे में बात करूँगी, वो तो टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं। 90s के बाद के जो लोग हैं वो यूजुअली इस तरह के हैं कि उनके अंदर वैसे भी सब्र, पेशेंस का जो मादा है वो कम हो चुका है। अच्छा, हमें अक्सर सुनने में मिलता है कि ये शख्स मेरी पूरी दुनिया है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है उसमें और मोहब्बत में फ़र्क को कैसे पहचाना जाए? अच्छा, ठीक है। देखिए, मोहब्बत और इमोशनल डिपेंडेंसी में बहुत एक गहरा फ़र्क है। जो इमोशन ऑफ लव है, ये एक हेल्दी इमोशन है, ठीक है? इसमें आपकी जो अगर हम दोनों की फाउंडेशंस देखें ना, तो हमें इनमें डिफरेंस बिल्कुल हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। हुँ। अब जो लव की फाउंडेशन है, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसमें केयर है, ट्रस्ट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसमें इंडिविजुअलिटी है, उसमें एक दूसरे की ग्रोथ को आप अपब्रिंग करते हो, आप दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। जबकि इमोशनल डिपेंडेंसी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इमोशनल डिपेंडेंसी फियर है, बेसिकली ये एक खौफ है। और अगर हम इसकी फाउंडेशंस को देखें तो इसकी फाउंडेशन में आपका लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, मिसट्रस्ट है, आप पूरी तरह दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे। इसमें आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे अपने पार्टनर को, हुँ। बेजा पाबंदियां होंगी, आप कंट्रोलिंग बिहेवियर होगा। हाँ, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली इमोशनल डिपेंडेंसी और मोहब्बत में बहुत फर्क है, तो ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ये फ़ियर ऑफ लूज़िंग को बढ़ा देती है ना? एग्जैक्टली। वो दूसरे पर्सन को हर टाइम पर यही दिमाग में रहेगा कि ये शख्स पता नहीं कब मुझे छोड़कर चला जाए, या मतलब पता नहीं हमारे आपस में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि इसको बुरी लग जाए। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है फिर बिहेवियर को मज़ीद आर्टिफिशियल कर देती है। आप क्या कहती हैं इस बात? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली मोहब्बत में अगर हम इन दोनों को एक जुमले में मैं बताऊँ ना, तो मोहब्बत में आप अपने आप को एक मुकम्मल इंसान के तौर पर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में शामिल करते हैं। बिल्कुल जबकि इमोशनल डिपेंडेंसी में आप ये चाह रहे होते हैं कि सामने वाला आपको मुकम्मल करेगा। आप टोटली उस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आपको हर चीज़ में उसकी एश्योरेंस चाहिए, हुँ। हर चीज़ में वो चाहिए और आप उसको अपना सोर्स ऑफ सर्वाइवल बना लेते हो। वही। कि उसके बगैर शायद आपका सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल है और उसके बगैर आप नामुकम्मल हो और आप उसके बगैर जैसे रह ही नहीं सकोगे। बिल्कुल तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है दोनों। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप्स के अंदर, दैट इज़ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। समटाइम्स इस तरह से होता है कि कोई एक पर्सन जो है वो दोनों में से डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो थोड़ा पैसिव है, या वो इतना लाइक वो उस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो लेस एक्सप्रेसिव या इंट्रोवर्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं।
लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने अक्सर देखा है, स्पेशली गाँव के अंदर मैंने ये बहुत ट्रेंड देखा है, जो गाँव की पढ़ी लिखी औरत नहीं है, जिसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के बारे में। अब तो थैंक्स टू सोशल मीडिया के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोगों का लेवल ऑफ अवेयरनेस काफ़ी एक्सपैंड कर गया। लेकिन अगर हम थोड़े ऐसे लोगों की बात करें जो थोड़े पहले से मैरिड हैं और जो उनका एक स्टाइल डेवलप हो चुका है, औरतें कुर्ती रहती हैं, वो अपने दिल के अंदर बातें रखती हैं, अपने शौहरों से वो बात नहीं कर पाती। उनको ये बात सिखाई गई है कि ये शौहर है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुम्हारा देवता है, तो तुमने इसी की इसके आगे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, तुमने बहुत सारी बातों को दिल में रखना है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी, बिल्कुल हमारे जो अगर हम रिलेशनशिप्स रियून की बात करें ना, तो जो रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि बातचीत ही एक वाहिद सोर्स होता है जो हम हमारे दरमियान के जो इख्तलाफात होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्लियर करता है। बिल्कुल है, और आई थिंक सो कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना कि कम्युनिकेशन गैप है क्या? बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन गैप में बेसिकली जब एक पार्टनर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, जो वो सोच रहा है, वो जो महसूस कर रहा है, अगर उसे कोई बात बुरी लगी है तो वो दूसरे को बता नहीं पा रहा बेसिकली, ठीक है? ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि देखिए जब आप अपने पार्टनर से बातचीत करना छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई बात बुरी लगी और आप उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं, तो जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस एक्स से रिलेटेड, अब उनके आंसर्स आप खुद करना शुरू कर दोगे। आप उसके जवाब जब खुद देना शुरू कर दोगे तो वो आंसर्स होंगे जो उस वक़्त आपका थॉट प्रोसेसिंग है। बिल्कुल, ठीक है? तो वो बहुत मैटर कर रहा होता है कि आपका थॉट प्रोसेसिंग उस वक़्त क्या है? आपका तो उस वक़्त अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई है, हुँ, तो आपका थॉट प्रोसेसिंग उस वक़्त पॉज़िटिव तो नहीं होगा ना? बिल्कुल है। उस कंडीशन में जब आप सोचोगे, उस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप सोचोगे तो आप अच्छा नहीं सोचोगे। हुँ, जबकि देखिए जब कोई बात होती है, कोई भी एक्शन होता है या कोई बात बोली जाती है तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपैरेंटली भी शायद आपको जैसी नज़र आ रही हैं वैसी नहीं होंगी। इसीलिए तो सोचने का अंदाज़ हर किसी का मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। जब भी आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी हुँ, एक्ट होता है, कोई भी बात होती है, तो हर इंसान उसको अपने ही नुक्ता नज़र से देख रहा होता है और उसके सोचने का अंदाज़ दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो सेम लाइक अगर आप उसके आंसर्स खुद से देना शुरू कर दोगे तो वो जस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऐसे तो वहाँ पर क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी। हुँ, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे जो है आपके रिलेशनशिप्स को रियून करने में एक रोल प्ले कर रही होती हैं। तो आई थिंक सो कि हमें जब हम एक हेल्दी रिलेशनशिप चाह रहे हैं ना, तो हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए। हुँ, तो और उसमें काउंसलिंग का बहुत रोल है। हुँ, आपको ज़रूर जो है काउंसलिंग की मैरिटल काउंसलिंग और आपने कपल काउंसलिंग की तरफ जाना है, बिल्कुल। ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस और मशवरा मिल सके कि वहाँ पर आपने करना क्या है बेसिकली ना। तो बिल्कुल, जैसे कि कंवल ने बताया और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपने माइंड में रखें हमेशा। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ, वो मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ क्योंकि मैं इस शख्स को जानती हूँ क्योंकि ये मेरा शौहर है, या मैं इस बंदी को जानता हूँ क्योंकि ये मेरी बीवी है, तो हमें इतने साल हो गए हैं शादी किए हुए। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस और खुद से थॉट प्रोसेस करके चीज़ों को अपने नुक्ते नज़र से देखना अच्छा, वाक़ई यहाँ बहुत। पर मैं एक एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगी, बल्कि जैसे आपने कहा ना कि बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ, हम जानते हुए भी हम एग्ज़ैक्टली उस टाइम जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड इस हुँ, स्टेट से गुज़र रहा है कि हमें सामने की बात बुरी लग रही है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, 2 पार्टनर्स हैं और आपका जो मेल पार्टनर है, वो आपका बर्थडे भूल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर फीमेल पार्टनर जो हैं, वो नाराज़ हैं, वो ड्यूटी से घर आए हैं, अब उस बेचारे को पता भी नहीं है कि आज इसका बर्थडे है। लेकिन आपको है कि यार ये मेरा बर्थडे भूल चुका है और आप उनसे खफ़ा हैं। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, आप हिंट्स दे रहे हो बट प्रॉपर्ली बता नहीं रहे हो। अब आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा हो रही हैं, यार अभी भी इसको याद नहीं आ रहा, मैं इसको हिंट्स दे रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ये नहीं रिकॉल कर पा रहा। जबकि ऑन द अदर हैंड आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये अपनी मदर का भी बर्थडे याद नहीं रखता, फादर का भी नहीं रखता और इवन अपना भी भूल जाता है। यानी कि वो उसका एक पर्सनैलिटी ट्रेट है या वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि वो इन चीज़ों को इतना नहीं सोच रहा या वो भूल जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन आप अपने ज़हन में ये सोच रहे हो क्योंकि ये मुझे अहमियत नहीं देता, ये मुझसे प्यार नहीं करता, शायद इसका रिलेशनशिप मेरे से कमज़ोर होता जा रहा है, अब शायद इसका इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है, ये अब मेरी चीज़ों को भूलने लग गया है। तो आप
अपनी तरफ से उसके आंसर्स देते जा रहे हो। हाँ। तो यहाँ पर बाज दफा जब जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होता है ना, जब आपको किसी की बात बुरी लग रही होती है, तो आपका जो सोचने का अंदाज है वक्ती तौर पर वो इस तरह से चल रहा होता है कि जो नेगेटिव आपको रीजंस देगा। तो वहां पर कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में आया, दैट इज ट्रस्ट इश्यूज। अब यहाँ पर जो है, जैसे आपने कहा कि वो उसको बर्थडे भूल गई, अब इसमें देखें जो भी लोग मुझे और कवल को इस टाइम पे देख रहे हैं, वो इस चीज को माइंड में रखें कि पार्टनर आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल को भी भूल सकता है, मेल को भी भूल सकता है, सही है। तो इसमें हम यहाँ पे जेंडर बाइसनेस के ऊपर बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो जहाँ आपने ये बात की कि अगर किसी को बर्थडे भूल गया है, तो इसी तरह से फिर वो वहाँ पे आप क्या समझती हैं कि ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या समझती हैं कि एक दफ़ा अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, तो उस ब्रेकडाउन के बाद क्या वो दोबारा से रीबिल्ड हो सकता है उस लेवल का जिस लेवल का पहले था, ये पॉसिबल नहीं है? अच्छा देखिए, अगर हम ट्रस्ट रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 100% ट्रस्ट रीबिल्ड हो सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। हम्म। लेकिन जब एतबार टूटता है ना, हम्म। तो उसमें वो टाइम टेकिंग होता है और वो कंसिस्टेंसी मांगता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी वजह से अपने पार्टनर से किसी चीज पे झूठ बोला, हाँ। या अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, या कोई एक सर्टेन बिहेवियर किया जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे ऑफेंड हो गया या नाराज हो गया। हम्म। अब आपने उसकी अपोलोजाइज कर ली, आपने कहा कि नहीं, ये रीजंस थी, इसकी वजह से मैंने ये सर्टेन बिहेवियर मुझसे हो गया। हम्म। आपके पार्टनर ने आपकी अपोलोजाइज एक्सेप्ट भी कर ली, लेकिन माइंड में वो चीजें इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, जब वो एक्शंस के थ्रू जाएंगी। आपके एक्शंस उस चीज को खत्म करेंगे। वो उस वक्त वक्ती तौर पे खत्म नहीं होगा, वो चलेगा, वो जब तक चलेगा जब तक आप अपने बिहेवियर से साबित नहीं करोगे कि आपने ये चीज छोड़ दी है। और अगर आप अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट रहोगे और आप वो दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करोगे, तो एक वक्त आता है कि ट्रस्ट रीबिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर में इनकंसिस्टेंट हो, आप बार बार वही गलती रिपीट किए जा रहे हो, तो फिर सामने वाले का ट्रस्ट आप रिबिल्ड नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो लाइक यहाँ पर तो फिर थोड़ा जब ट्रस्ट का इश्यू आता है, तो ट्रॉमा ट्रॉमा की हिस्ट्री भी अक्सर लोगों में दिखने में मिलती है जी। कि लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और वो फिर जब ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि जब इंसान एक इंसान से उसको लगातार ट्रॉमा मिल रहा है, वो ऐसी लाइक उसको कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, उसके साथ रहकर कोई अच्छी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पा रही, लाइक एक इंसान लगातार कंप्रोमाइज कर रहा है, वो कंप्रोमाइजिंग स्टेज के अंदर है, और दूसरा इंसान जो है वो उसको इस चीज का कोई एहसास नहीं है, और वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी कोई पर्सन जो होता है वो उसमें रह रहा होता है, उसको फ़ील ही नहीं हो रहा होता। बेसिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? जिसमें आप एक एब्यूसिव फिज़िकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, आपको बार-बार जो है इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रना पड़ रहा है, मेंटल ट्रॉमा से गुज़रना पड़ रहा है, और आपको ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। और मिसट्रस्ट है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, बेजा तनकीद हो रही है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, और कुछ लोग ये जानते हुए भी कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसमें वो रह जाते हैं। रहे जा रहे हैं, उस बिल्कुल। चीज अगर मैं एक आपको रीजन बताऊं, तो उसकी एक जो हम साइकोलॉजी में अगर हम देखें ना, तो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग और आपका जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को अगर हम देखें, तो बेसिकली वो इस तरह से डेवलप हो जाती है कि आपका पेन और कंफर्ट जो है वो कंडीशन हो जाता है। ठीक है, आपका पेन जो है वो कंफर्ट के साथ उसकी ब्रेन में, आपके दिमाग में कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक। यानी कि आपको तकलीफ मिल रही है एंड देन आपको कंफर्ट मिल रहा है। होता क्या है कि जब कोई भी इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरता है, किसी तकलीफ से गुजरता है, वो बहुत ज्यादा किसी बात से हर्ट हुआ, और वो बहुत रोया, उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, उस वक्त जो आपके ब्रेन की सिचुएशन होती है ना, उस वक्त एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है ना, वो समझ ली कि एक इंस्टेंट आप मांग रहे होते हो कि कोई आपको टच करे, कोई आपको दो प्यार के अल्फाज बोल दे। और इस तरह का पार्टनर जो एकदम से अब्यूसिव होकर और एकदम से आपके साथ कुछ मिसबिहेव करके एंड देन थोड़ी देर बाद वो आता है और वो आपसे प्यार से बात करता है, तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
क्योंकि वो कंडीशन बेसिकली जो आपकी स्टेट ऑफ जो स्टेट ऑफ माइंड है ना साइकोलॉजिकली, तो वो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है उस वक़्त कि थोड़ा-सा भी मोहब्बत का टच, प्यार का इज़हार, आपके उस ज़ख्म को ऐसे लगता है जैसे आपका ज़ख्म भर गया है और आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है और आपको आपको लगता है कि नहीं यार, ये यही वो सोर्स है जो मुझे कम्फर्ट देगा। यही वो सोर्स है जो मेरा सर्वाइवल है। ऐसा ही। ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना कि फिर पार्टनर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे फ़ील ही नहीं होता। वो बेसिकली अपने पेन को उस कम्फर्ट के साथ कंडीशन कर लेता है। अच्छा, ये भी बड़ी ये एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर। मेरे ख्याल से आपने बड़ी अच्छी ये भी मतलब मुझे तो आज आपकी सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त टू द पॉइंट लग रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं और मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा इस चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। अब यहाँ पर जो आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर उसका कम्फर्ट लेवल डेवलप होने की बात की है, तो किस तरह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर फ़र्क करें? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इन दोनों की फाउंडेशंस को देखें तो हमें फ़र्क तो बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप में बहुत बहुत ही गहरा फ़र्क है। देखिए, अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की फाउंडेशन को देखें तो उसमें एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो एक इंसान का पैटर्न बन जाता है कि उसने एक बिहेवियर देना है, यानी हाँ, उसने मिसबिहेव करना है, फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ करना है एंड देन उसने सॉरी कर देना है और चीज़ें सॉर्ट आउट कर देनी है। जबकि हेल्दी रिलेशनशिप इससे बिल्कुल बरअक्स है ना, उसमें आप मोहब्बत है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसमें ट्रस्ट है, उसमें आप एक-दूसरे के इमोशंस का ख़्याल कर रहे हो, फीलिंग्स का ख़्याल कर रहे हो, ठीक है? उसमें आप स्पेस दे रहे हो, आप उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहे हो, आप एक उसमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट है। जी, उसमें ओपन कम्युनिकेशन है, बिल्कुल। जबकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में बहुत गहरा फ़र्क है और अगर हम देखें तो आप अगर हम इनके साइन एंड सिम्पटम्स को देखें टॉक्सिक रिलेशनशिप के, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो रहा है या वो अब छोटी-छोटी बात पर मुझसे बेजा क्वेश्चनिंग कर रहा है या मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरी मेरी जो एक इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है और ट्रस्ट नहीं है सामने वाले को और बेजा तनकीद है और इन चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो ये आई थिंक सो ये वार्निंग साइंस हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि आपने साथ में वार्निंग साइंस के ऊपर बात कर दी, क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी बारे में था कि इसके वार्निंग साइंस क्या हैं ताकि इंसान एक बड़े लॉस से बच सके। क्योंकि देखिए जब इंसान किसी रिलेशनशिप के अंदर जाता है तो बहुत स्टार्ट में ही उसकी गट फीलिंग भी उसको बता देती है ना, और इन्वायरमेंट जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है फैमिली का या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देता है कि चीख के बता देता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हेल्दी है या टॉक्सिक है। और मेरे ख़्याल से आप भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगी कि जितना जल्दी इंसान टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल आए उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगी? एग्ज़ैक्टली, आई एग्री। क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली, देखिए आपका अपना आप, आपका सेल्फ, आई थिंक सो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। बिल्कुल। आप जब तक खुद हेल्दी नहीं हो, मेंटली हेल्दी नहीं हो, आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों की केयर कैसे कर सकते हो ना? हुँ। आप अपने रिश्ते भी तो तभी सँभाल के रख सकते हो जब आप मेंटली हेल्दी हो। तो आई थिंक सो कि मेंटल हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कमल, ट्रस्ट इश्यू और डाउट में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाज़ औक़ात हमें डाउट होता है और हम उसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं किसी और चीज़ के साथ। और मुझे ये बताएँ कि क्या हर शक इनसिक्योरिटी होता है? इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, नाज़िश, आपने बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए, ट्रस्ट इश्यूज़ और डाउट जिसको हम शक कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। देखिए, ट्रस्ट इश्यूज़ की अगर हम फाउंडेशन देखें तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है और डाउट हमें कहाँ से मिल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ बेसिकली ये फॉर्म हो रहा है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं। अगर पास्ट में आप बिट्रेयल का शिकार रहे हैं, आपको मुसलसल धोखे मिले हैं, वादा-खिलाफ़ी का सामना करना पड़ा है, लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो क्या होगा, फ्यूचर में जाकर आप अपना रिस्पॉन्स उसके साथ कंडीशन कर लोगे और फ्यूचर में आप हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ का शिकार रहोगे। जबकि डाउट जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिचुएशनल होती है।
ठीक है? और ये एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होती है। और अगर हम इस पे बात करें तो बातचीत से ये हल भी हो जाती है और समटाइम्स ये हेल्दी होती है। डाउट जो होता है ये नॉर्मल होता है, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से या स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको किसी वजह से किसी शख्स पे डाउट है, तो बातचीत करके वो आप रिज़ॉल्व कर लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, देखिए जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जब आपको रिलेशनशिप डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हर रिलेशनशिप में आएगा। उसमें कोई स्पेसिफिक एक नहीं होगा कि यार इसमें मुझे आ रहा है। वो जो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे होंगे वो हर रिलेशनशिप में आपको आ रहे होंगे। लेकिन डाउट आपको स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से स्पेसिफिक सिचुएशन में आएगा और वो क्लियर भी हो सकता है। तो इसमें बहुत गहरा फ़र्क है, आई थिंक सो। अच्छा कमल, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास सोशल मीडिया के एक्सेस है। तो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मोस्टली लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप में ईज़ी हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि यंग माइंड्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि वो सोशल मीडिया से अपने बच्चों को किस तरह से अवॉइड करवा सकते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको जब हमने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट की कि देखिए अटैचमेंट इश्यूज़ के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि चाइल्डहुड का जो फ़ेज़ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। और उसके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं, वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और अगर हम चाइल्डहुड देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका केयरगिवर कौन है उसमें? आपका पेरेंट है, ठीक है? आपके दोनों पेरेंट बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं आपके चाइल्डहुड में। और जो कुछ आप कुछ सीख रहे हो या जो कुछ आप आपके जो जितने भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें रिलेटेड होते हैं आपके केयरगिवर से, आपके पेरेंट्स से, ठीक है? तो अब उसमें अगर पेरेंट ने एक अच्छे तरीके से बच्चे की तरबियत की है, ठीक है? अच्छे तरीके से बच्चे के चाइल्डहुड में उसने अपना एक रोल प्ले किया है। अब बच्चा इमोशनली इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि वो फ्यूचर में उसके चांसेस कम हैं कि वो चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत रोल होता है कि और वो मिलती भी हमें कहाँ से है, क्योंकि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे बहुत डिपेंड कर रही होती है। तो अगर हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छे तरीके से काम कर रही होगी। तो यहाँ पर अगर बच्चा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो भी रहा है, तो उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो रोल प्ले करेगी और बच्चे सही और गलत में पहचान कर सकेंगे। अच्छा, फिर दूसरा रोल क्या है पेरेंट का? पेरेंट ने अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करना है। उसके साथ एक ऐसा ताल्लुक बनाएँ बच्चे के साथ कि बच्चा जो है अगर बाहर कोई भी चीज़ सीख कर आता है या कुछ भी पूरा दिन में वो जो कुछ करता है, वो फ्रीली आपके साथ आकर उस बारे में बात कर सके। उसमें पेरेंट ने करना क्या है? अगर बच्चा आपसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहा है, तो पेरेंट शुड बी नॉन जजमेंटल। अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको तवज्जो से सुनें। सबसे पहले तो बच्चा तवज्जो माँग रहा है, आपका प्यार माँग रहा है। अगर बच्चा कोई बात करता है, हम कहते हैं अच्छा बेटा मैं सुनती हूँ, मैं फलाना काम कर रही हूँ। बच्चा कुछ कहता है कि मम्मा मेरी बात नहीं, नहीं ठहरो मैं ये कर लूँ। अगर आपके साथ बच्चा हम कलाम हो रहा है, तो आप उसको सबसे पहले टाइम दें, तवज्जो दें। उसकी बात गौर से सुनें, पूरी सुनें। और अगर वो अच्छी-बुरी कोई भी बात आपको बताता है, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, आप नॉन जजमेंटल रहें। अगर वो गलत है, तो आप उसको बताएँ कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया, हम इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं, बट हमने नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को अवॉइड करना है। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि बच्चे के साथ वालिदैन जो हैं वो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, हेल्दी कन्वर्सेशंस करें, ताकि बच्चे जो है वो उनको ट्रस्ट करें और बाहर वालों को कम से कम ट्रस्ट करें और अपने वालिदैन को हर चीज़ बताएँ। और वही चीज़ है कि आप अगर उनको एक चीज़ के ऊपर डाँट देंगे फ़ौरन से कि ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। इतने ड्रामेटिक हो जाते हैं ना जब पेरेंट्स, तो बच्चों के अंदर मसाइल फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक अच्छा बताता है तो उसको एप्रिशिएट करें, रिवार्ड दें उसको, क्योंकि रिवार्ड सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेगा, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है कि बच्चे को आपने बताना है कि ये राइट है एंड ये रॉन्ग है। तो बेसिकली पेरेंट का रोल इसमें क्या होना चाहिए कि पेरेंट ने अपने बच्चे के साथ ऐसा ताल्लुक बना देना है कि वो बाहर वाले दोस्त से ज़्यादा अपने वालिदैन पर ट्रस्ट करे। उसके साथ इतना ताल्लुक बनाएँ कि वो हर बात आपको ओपनली बता दे, कि जो कुछ वो पूरे दिन में कर रहा है। अब जब आपको वो हर चीज़ खुद बता रहा है, तो आपको ओवर कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसके ऊपर हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो हर चीज़ आपसे खुद ब खुद शेयर कर रहा है। तो ये तो बेसिकली पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड है।
जो कि हेल्दी होना चाहिए। अच्छा कंवल आप मुझे ये बताएँ कि क़याम शहर के प्लेटफ़ॉर्म पे आकर आपको कैसा लगा? और आप क्या समझती हैं कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, नौजवानों की ज़हनी सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम अटैचमेंट इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम, ये पॉडकास्ट किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी? आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपकी सोशल फंक्शनिंग में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये टॉपिक आज चुना मेरे ख़्याल में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अच्छा टॉपिक था और इसके अलावा भी प्यामे शहर की मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ देखती रहती हूँ और आपका जो गोल है कि आपने यंग जनरेशन के लिए बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस किए हैं अपने चैनल के थ्रू और इसके अलावा भी आप जो कुछ काम कर रहे हैं हमारी आवाम के लिए मैं उसको दिल से सराहना चाहती हूँ और मैं एप्रिशिएट करती हूँ और कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी मैं आमिर शहर को कि वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज करता है कि जो आम पब्लिक को अवेयरनेस देती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ये अवेयरनेस आम पब्लिक को दे रहे हैं तो आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच कंवल और आज आपने अपने कीमती वक़्त निकाला, मैं दोबारा आपकी बहुत मशकूर हूँ। आप अभी अपना क्लिनिक कुछ देर के लिए ऑफ करके आई हैं और यकीनन आपका वक़्त, आपकी बातें, आपके मशवरे लोगों के लिए बहुत कीमती हैं और स्पेशली अभी अगर हम 2026 की बात करें और स्पेशली हम कोविड का जो पैंडेमिक आया था, उसके बाद की बात करें, तो लोगों की मेंटल हेल्थ काफ़ी कंप्रोमाइज़्ड है और काफ़ी रिसर्चेस के मुताबिक आजकल तकरीबन हर इंसान को मेंटल हेल्थ के ऊपर हेल्प की ज़रूरत है। सो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती है, कभी-कभी मदद माँगना अच्छा होता है, मदद माँग लेनी चाहिए और देखें ये जो मेंटल हेल्थ मेंटोर्स होते हैं आपके, ये जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो काउंसलिंग के फ़ील्ड से वाबस्ता लोग हैं, अगर आप इनके पास जाएँगे तो ये राइट प्लेटफ़ॉर्म है और मेरे ख़्याल से वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के बिहेवियर्स को देखें कि वो किस सिम्त जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह के रिलेशनशिप के अंदर हैं, आइदर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या हेल्दी रिलेशनशिप है और जैसा कि आज कंवल रज़ा ने हमारे साथ इस बारे में बात की जो कि माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस फ़र्क को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के ऊपर वाज़ेह किया और किस तरह से उन्होंने पेशेंस की भी बात की कि हमें चीज़ों को खुद से प्रोसेस नहीं करना है, हमने अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को नहीं सराहना है, हमने दूसरे की सोच को भी देखना है और हमने कम्युनिकेशन गैप्स को भी ओवरकम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। आपको काफ़ी चीज़ों में मदद मिलेगी और अपनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को सुधारने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इंशाल्लाह हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे आगे भी मिलते रहेंगे। हम आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे मज़ीद जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना देंगे, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। आप इन सारी मालूमात के लिए हमारे प्यामे शहर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।